नमस्कार सभी साथियों को। रीट पात्रता व मुख्य परीक्षा 2024-25 की तैयारी के लिए हम शिक्षण वीडियो का जो बैच लेकर आए हैं उसके अंतर्गत आज पहला टॉपिक जो अपना है उसका समापन होने जा रहा है। और टोटल जो है 11 क्लासेस जो रही है पहले टॉपिक की, क्योंकि पहला टॉपिक जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक है और अब तक रीट परीक्षा में यहाँ से 73 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और यहाँ पर आपके नोट्स जो बने हैं कम से कम 35 पेज जो है वो नोट्स आपके बने होंगे। तो ये मान सकते हैं कि अगर टोटल नोट्स जो हैं वो अगर आपके 90 पेज के बनेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो के, तो उसमें से 35 पेज जो हैं वो आपके कवर हो गए हैं। तो उसके बाद जो आने वाले जो टॉपिक हैं वो निश्चित तौर पर छोटे हैं और वहाँ से जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी चर्चाएँ भी हम करेंगे। एक बार हम जो है इस टॉपिक का समापन कर लेते हैं। कहानी शिक्षण जो है अपना लास्ट टॉपिक है और भाषा शिक्षण के रूपों के अंतर्गत ये 7वां पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम कहानी शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा टॉपिक 1 से संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके अभी तक हमने जो पढ़ाए हैं उसमें से नहीं है, तो वो अन्य महत्वपूर्ण में किस प्रकार आप रिलेटेड करके पढ़ेंगे और सारी कुछ चर्चाएँ हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको ये कक्षाएँ जो हैं बेनिफिट देने वाली हैं, अपने रीट परीक्षा में निश्चित तौर पर आपको सफलता देगी। तो देखिए, आज की कक्षा जो है भाषा शिक्षण के रूप में हम इससे पूर्व में हम गद्य, पद्य, व्याकरण, द्विभाषा, रचना और नाटक 6 पार्ट में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना पार्ट है 7वां पार्ट, उसमें हम कहानी शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। और कहानी शिक्षण को पढ़ने के साथ साथ हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और इसी के साथ अपना टॉपिक 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें समाप्त होने के बाद आपकी क्या रणनीति है, आगे क्वेश्चन जो है किस प्रकार यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवाया जाए PYQ का, क्योंकि अब तक यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या 73 है और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी रीट परीक्षा में शिक्षण वीडियो को लेकर। तो यूट्यूब पर क्लास किस प्रकार से ली जाए, आपके सुझाव जो हैं वो आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, कहानी शिक्षण अपना छोटा सा टॉपिक है आज का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से रीट परीक्षा में अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो अन्य महत्वपूर्ण के अंतर्गत हम बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहानी जो होती हैं वो गद्य का ही रूप होती हैं। जब हमने गद्य शिक्षण पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कहानी, निबंध, उपन्यास, कई सारी चीज़ें जो है उसके अंतर्गत, आत्मकथा, जीवनी, तो ये एक प्रकार से गद्य की ही एक विधा है, गद्य का ही एक प्रकार है। कौन सी? कहानी शिक्षण। कहानी सामान्यतः क्या होती है? लघु रूप होती है। देखिए, कहानी जो होती है वो छोटी होती है और लघुता जो होता है, लघुता शब्द ये आप ध्यान रखिएगा, कहानी का मुख्य गुण होता है लघुता। और कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन व कल्पना शक्ति का विकास। जब छोटी कक्षाओं की बात की जाए तो विशेष तौर पर कहानी शिक्षण जो अपने गद्य का रूप होता है वो कहानी के रूप में होता है, ताकि छोटे बच्चे मनोरंजन कर सके और उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो सके। तो यही जो है कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अन्य उद्देश्य के अंतर्गत सृजनात्मक शक्ति का विकास और उसके अलावा शब्द भंडार में वृद्धि, कई सारी जो है अपने पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये कई सारे जो है गुण हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आपको याद रखना है मनोरंजन और कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति कहानी के माध्यम से जो है, इसी के लिए हम देखेंगे आगे। देखिए कि कहानी शिक्षण को किन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो मौखिक कहानी कथन विधि। मौखिक कहानी कथन का विधि का अर्थ है कि मौखिक रूप से कहानी को कहना, कथन का अर्थ है कहना। तो प्राथमिक स्तर पर ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, परियों की कहानियां जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। छोटी कक्षाओं के लिए किस प्रकार की कविताएं ज़्यादा उपयुक्त रहती हैं? तो परियों की कहानियां, ये रीट परीक्षा में पूछा गया है या सीटेट परीक्षा में पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, छोटे बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कविताएं कैसी होती हैं? परियों की कहानी, क्योंकि परियों की कहानियों में जो है कल्पनाशीलता का ज़्यादा गुण पाया जाता है, जिसमें बालक जो है कल्पनाशीलता के माध्यम से जो है अपने विचार को बढ़ावा मिलता है उसको। देखिए, नेक्स्ट है चित्र प्रदर्शन विधि। मतलब वो सारी विधियाँ, जैसा कि नाम से ही इनके स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी विधि जिसके माध्यम से कहानी का शिक्षण करवाया जा सके। चित्र प्रदर्शन विधि में क्या होता? चित्र को दिखाया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए ये उपयोगी है। इसमें देखिए, फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड का अर्थ होता है खादी के बोर्ड का प्रयोग। तो फ्लैनल बोर्ड जो होता है, इसका एक विशेष मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, आप आगे हम शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत तो प्रदर्शन सामग्री जो होती है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दृश्य सामग्री में। लेकिन अभी देखिए, फ्लैनल बोर्ड जो होता है, फ्लैनल बोर्ड में क्या होता है? कविता, कहानी,
चित्र आदि को क्या किया जाता है, कार्ड को प्रदर्शित करने के लिए कक्षा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कक्षा के अंदर एक इसी प्रकार का एक बोर्ड होता है, उसका नाम होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन का अर्थ होता है सूचना। तो बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो सूचना देने के लिए होता है, और सूचना देने के लिए होता है इसलिए इसका उपयोग जो है वो कक्षा के कहाँ किया जाता है, कक्षा के बाहर किया जाता है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्लैनल बोर्ड पर क्या करता है अध्यापक जो है, श्यामपट्ट की तरह एक फ्लैनल बोर्ड होता है, उस पर पढ़ाई जाने वाली कहानी से संबंधित जो चित्र होते हैं उन चित्रों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है फ्लैनल बोर्ड पर, और बच्चों से घटना संबंधी प्रश्न पूछता है। जैसे आपने प्यासे कौवे वाली कहानी देखी होगी, तो उसमें एक गड़ा जो होता है उसमें पानी जो है, पानी का स्तर, गड़ा या जग होता है, उसमें पानी का स्तर क्या होता है, कम होता है। फिर बाद में उस गड़े में जो है कंकड़ डाले जाते हैं और पानी का स्तर ऊपर आता है। तो इसमें क्या करेगा अध्यापक, कहानी सुनाएगा नहीं, कहानी बालक कहीं ना कहीं उस कहानी से पूर्व परिचित होगा, तो उस चित्र को दिखाया जाएगा, और चित्र को प्रदर्शन करने के बाद बच्चा जो है उस कहानी को क्या करेगा, विकास कराएगा कहानी का। तो इस प्रकार से बालक की जो है तर्क शक्ति का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं जैसे शेर और चूहे की कहानी है, तो चित्र के माध्यम से अगर कहानी का पठन करवा रहे हैं आप, शिक्षण करवा रहे हैं, तो वो बालकों के लिए अधिक स्थायी होगा। तो चित्र प्रदर्शन प्रणाली हो गई आपके। अब है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक का अर्थ होता है कक्षा 6 से लगाकर 8 तक, या फिर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 10 तक, इस स्तर पर अधूरी कहानी पूर्ति विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहानी है, उसमें कुछ जगह छोड़ दी गई है, अब वहाँ पर आपको क्या घटना हुई है ये आपको भरनी है, तो इसमें आपकी कल्पना शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। तो ये उच्च स्तर के बच्चों के लिए भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि अधूरी कहानी पूर्ति जो विधि है उसमें छोटे बाल कहीं ना कहीं जो है उनके लिए कठिनता अनुभव होगा। अब देखिए गहन अध्ययन विधि। तो गहन अध्ययन विधि में क्या होता है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर मतलब कोई भी कहानी होती है उसको गहन तरीके से यानी फुल डिटेल के साथ, पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाया जाता है। प्रत्येक वाक्यांश, प्रत्येक शब्द को अर्थ स्पष्ट करके उसकी व्याख्या की जाती है, और ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो सिंपल सा प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी कहानी शिक्षण की विधि है और कौन सी नहीं है। ये स्तर का भी यहाँ पर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थकथन विधि में क्या होगा कि अध्यापक द्वारा कहानी का केवल क्या बताया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा। इसमें अर्थ कथन, अर्थ कौन कहता है, शिक्षक कहता है। व्याख्या विधि में भी क्या होगा, व्याख्या विधि आपके गद्य में भी है, पद्य में भी है, और उसके अलावा आपने देखा होगा व्याख्या विधि जो है आपके कहानी शिक्षण में भी है। तो इस विधि का उपयोग सभी जगह किया जाता है, क्योंकि व्याख्या विधि जो है एक सामान्य प्रचलित विधि है और एक प्राचीन और परंपरागत विधि भी है। और देखा जाए तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें केवल व्याख्या की जाती है, छात्र को चिंतन और कल्पना का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है। विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, कहानी की विषय वस्तु का क्या किया जाता है, गहनता के साथ विश्लेषण किया जाता है। समीक्षा विधि में वही कहानी से संबंधित घटना के या पात्र के संबंधित गुण दोष की चर्चा की जाती है। तो ये आपके कहानी शिक्षण की सभी विधियां जो हैं समाप्त हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला टॉपिक जो अपना अभी तक चल रहा है, 11 कक्षाएं हो चुकी हैं, और ये अन्य महत्वपूर्ण 360 डिग्री। इसका अर्थ ये है कि पहले टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा है उसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है, ये प्रश्न आपके रीट परीक्षा में पूछा गया है, और वही फैक्ट हमने यहाँ पर लिए हैं। अवलोकन प्रणाली। अवलोकन का अर्थ आप सभी जानते हैं, अवलोकन का अर्थ है देख कर सीखना। अब देखिए देख कर अवलोकन करना यानी देखना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बालक किसी को भाषा बोलते हुए देखता है या बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, और उसको पठन करते हुए देखता है। तो इन सभी प्रकार की अवलोकन से बालक में भी भाषा के प्रति रुचि का विकास होगा कि एक अन्य बालक जो है किस प्रकार से बोल रहा है, या अध्यापक जो है किस प्रकार से किसी चीज को लिख रहे हैं, उन सबको देखकर उसमें क्या होगा, विकास होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी होगी, आपके अवलोकन विधि। वैसे कोई भाषा शिक्षण की प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता इसको, लेकिन भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर रही है, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी आप अवलोकन विधि का अध्ययन करते हो। देखिए भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण। देखिए भाषा शब्द जो होता है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाषा का शिक्षक जो है उसकी उस भाषा में प्रवीणता, निपुणता होनी चाहिए, और भाषा में प्रवीणता और निपुणता उसके शुद्ध उच्चारण से ही पता चल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षक जो है
उसका विशेष अनिवार्य गुण क्या है? शुद्ध उच्चारण। क्योंकि अगर भाषा का जो शिक्षक है वह स्वयं जो है अशुद्ध उच्चारण करेगा तो छात्रों में उसके प्रति जो है हीन दृष्टिकोण का विकास होगा। शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षण कौशल आपने देखा होगा जब आपने माइक्रो टीचिंग वगैरह में आपने अपने महाविद्यालय में देखा होगा कि व्याख्या कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये कई सारे कौशल जो होते हैं, इसका उपयोग अब आपको कहाँ करना है? तो इसका उपयोग ये ध्यान रखिएगा आप विद्यालय मतलब कक्षा और कक्षा के बाहर, यानी विद्यालय की परिसीमा के अंतर्गत तो करना ही है। तो विद्यालय की परिसीमा में जो है आपकी कक्षा भी आती है और कक्षा के बाहर की जगह भी आती है। तो क्योंकि खेल का मैदान जो होता है वहाँ भी आपको आपके शिक्षण कौशलों का क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप कक्षा के अंदर ही इसका प्रयोग करें, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। रीट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की विधि। ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षण में पूछा गया है तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। समाज मिति विधि से आप नॉर्मल ये समझिए कि समाज के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों के, जैसे 5 व्यक्ति और इन 5 व्यक्तियों के समूह में से किसी एक व्यक्ति को चुनना है, सर्वश्रेष्ठ का क्या करना है? चयन करना है। तो उसके लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाएगा? समाज मिति विधि। और इसी विधि का एक प्रश्न ये बनता है कि कक्षा में मॉनिटर का जो चयन होता है, मॉनिटर का चयन वो किस विधि द्वारा होता है? तो कक्षा में लोकप्रियता जिस छात्र की रहती है उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। तो समाज मिति विधि जो है इसमें समाज के कुछ लोगों को या कक्षा के कुछ छात्रों को पूछा जाता है और सभी छात्रों के द्वारा जो बहुमत मिलता है उसके आधार पर उस श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है समाज मिति विधि, जिसको JL मोरेनो ने दिया था। यह आप ध्यान रख सकते हैं, JL मोरेनो जो है उन्होंने इस विधि को दिया था। विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाएं। विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो उसके लिए क्या क्रियाएं जो है करवाई जाती हैं? तो देखिए, कवि दरबार, भाषण, नाटक, अभिनय, उसके अलावा अंत्याक्षरी वगैरह कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से बालक में साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। वैसे इन विधियों के बारे में हम वाचन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब हम भाषाई कौशल पढ़ेंगे तब वाचन शिक्षण के अंतर्गत संश्लेषण और विश्लेषण विधि पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सामान्य सी जानकारी दूंगा। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना। अब देखिए, यहाँ पर जोड़ना है तो वर्णों को जोड़कर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्दों को जोड़ने पर क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो बस ये क्रम ध्यान रखना है कि वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द, शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीधा वर्ण से क्या पूछा जा सकता है? वाक्य। कि वर्णों से वाक्य या शब्दों से वाक्य या वर्ण से शब्द, किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि। लेकिन जहाँ पर अवरोही क्रम के रूप में चल रहा हो या तोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि वाक्य को तोड़ने पर अलग अलग शब्द बनेंगे, शब्दों को तोड़ने पर वर्ण बनेंगे, या फिर हो सकता है कि वाक्य से सीधा वर्ण बना ले, शब्द से वर्ण बना ले। तो ये जो है जहाँ घटता क्रम होगा, जहाँ तोड़ने की बात की जा रही है, वहाँ पर विश्लेषण विधि इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि वगैरह जो है इससे संबंधित प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाषा शिक्षण के उपागम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। टॉपिक 2 जो है अपना भाषा शिक्षण के उपागम, उसमें हम इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन उपागम क्या है। मुख्य तौर पर तो देखिए भाषा शिक्षण के 2 उपागम हैं जहाँ से अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना संसर्ग उपागम। भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण से भाषा शिक्षण के उपागम जो है मुख्य रूप से कितने हैं? 2 हैं। पाठ संसर्ग उपागम मतलब पाठ को पढ़ाते समय वाक्यों का, शब्दों का, रचना का ज्ञान देना, और रचना संसर्ग उपागम यानी रचना कार्य करवाते समय शब्दों का और वाक्यों का क्या देना है? ज्ञान देना है। लेकिन उसके अलावा कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हर्बर्ट उपागम है, इकाई उपागम है मॉरिसन का चक्रीय उपागम है, अभिक्रमित अनुदेशन उपागम तो हम पढ़ेंगे, उसके सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण उपागम है, माइक्रो टीचिंग, इसके अलावा संरचनात्मक उपागम है, वाक्य गठन। तो उन सभी के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम जो विधि या उपागम जिससे संबंधित है उसको उसी अनुसार पढ़ेंगे। जैसे व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आ रही थी वो हमने पढ़ी थी, रचना की, गद्य की, पद्य की, इस प्रकार से सेपरेट तरीके से आपको याद रखना है। हम जो है सभी विधियाँ जो हैं जिसका नाम आपने अभी तक शिक्षण वीडियो में सुना हुआ होगा उनको सब क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ाएंगे। ये नहीं कि सर वो विधि जो है वो छूट रही है, अगर छूट रही है तो वो कहीं न कहीं आगे आ जाएगी, किसी न किसी चीज़ से संबंधित होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है
अच्छी लगी होगी आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपना जो है वो आपको सपोर्ट दिखाइए। और नेक्स्ट बात कि आपको क्या करना है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगली क्लास जो अपनी रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। पीवाईक्यू करवाने हैं या आपके टॉपिक 2 जो है वो स्टार्ट करना है। और पीवाईक्यू करवाने हैं तो पीवाईक्यू की पूरी व्याख्या चाहिए क्या है, आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपकी डिमांड है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।